जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDE 143 प्रेमचंद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने आपकी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की हमारी ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च करना है BHDE 143। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए जून 2026 एग्जाम का गेस्ट पेपर आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के नाटकों का परिचय दीजिए। यानी प्रेमचंद के कौन कौन से प्रमुख नाटक थे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर किया। यद्यपि प्रेमचंद को उनकी कहानियों और उपन्यासों के लिए अधिक प्रसिद्धि मिली, फिर भी उन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाटकों में सामाजिक सुधार, मानवता, न्याय, त्याग, आदर्श जीवन के विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ने मुख्य रूप से 3 नाटक लिखे थे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। ये मुंशी प्रेमचंद के 3 नाटक थे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे संग्राम नाटक को। तो संग्राम प्रेमचंद का पहला नाटक है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना देखने को मिलती है। इस नाटक में किसानों, गरीबों, शोषित वर्गों के संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है। साथ ही इसमें राजनीतिक नेताओं और समाज सुधारकों के विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी जो इनका संग्राम नाटक है उसमें क्या है, उसमें किसानों, गरीबों और शोषित वर्ग के संघर्ष की बात की गई है। साथ ही इसमें राजनीतिक नेताओं और समाज सुधारकों के विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है। नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना है। इसमें दिखाया गया है कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करते हैं तब परिवर्तन संभव होता है। यानी अगर हमको समाज में कोई परिवर्तन लाना है तो हमको एकजुट होना होगा। यह नाटक लोगों में जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करता है। इसके बाद आपका दूसरा नाटक है करबला 1924। करबला एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी कहानी प्रसिद्ध करबला की घटना पर आधारित है। इस नाटक में सत्य, न्याय, बलिदान और मानवता के उच्च आदर्शों का चित्रण किया गया है। इसमें इमाम हुसैन के त्याग और उनके संघर्ष को प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने इस नाटक के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने यह दिखाया है कि धर्म से बढ़कर मानवता और सत्य का महत्व है। यानी धर्म से बढ़कर क्या है, धर्म से बढ़कर मानवता है। यह नाटक पाठकों और दर्शकों को नैतिक मूल्यों का पालन करने तथा अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। इसके बाद अगला नाटक है प्रेम की वेदी। तो प्रेम की वेदी एक सामाजिक और पारिवारिक नाटक है। इसमें विवाह, प्रेम, परिवार, सामाजिक परंपराओं से जुड़ी समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। यानी जैसी उन्होंने चीजों को देखा उसी तरह उन्होंने अपनी कविताओं में, नाटकों में लिखा। प्रेमचंद ने इस नाटक में दिखाया है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का विषय नहीं होता, बल्कि त्याग, विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है। इस नाटक में पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं और समाज में प्रचलित रूढ़ियों की आलोचना की गई है। लेखक ने समाज सुधार की भावना के साथ साथ यह संदेश दिया है, व्यक्ति को संकीर्ण सोच छोड़कर मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहिए। ठीक है।
आप देखते हैं प्रेमचंद के नाटकों की विशेषताएं। तो प्रेमचंद के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका यथार्थवाद है। यथार्थवाद का मतलब होता है जैसी चीजों को देखना वैसे ही अपने नाटकों में लिखना। उन्होंने समाज की वास्तविक समस्याओं को सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया। उनके नाटकों में सामाजिक सुधार, नैतिकता, मानवता, न्याय और आदर्श जीवन की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनकी भाषा सहज थी, सरल और आम जनता के लिए समझने योग्य है। पात्रों का चरित्र चित्रण भी स्वाभाविक और जीवंत है। उनके नाटक केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का भी प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर उपसंहार लिखेंगे। यद्यपि प्रेमचंद के नाटक उनकी कहानियों और उपन्यासों जितने लोकप्रिय नहीं हो सके, फिर भी हिंदी नाटक साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनके 3 नाटक थे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। इसमें उन्होंने समाज सुधार, मानवता और नैतिक मूल्यों के उत्कृष्ट उदाहरण दिए हैं। इन नाटकों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह सिद्ध किया है कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने का प्रभावशाली माध्यम भी है। इसलिए हिंदी साहित्य में उनके नाटकों का विशेष महत्व सदा बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सेवा सदन की भाषा एवं शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो आपका सेवा सदन उपन्यास है उसकी भाषा कैसी है और उसकी शैलीगत विशेषताएं क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। उनका उपन्यास सेवा सदन हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। इसका मूल उर्दू नाम बाजार ए हुस्न था। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज की अनेक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, स्त्री शोषण, वैश्यावृत्ति और सामाजिक असमानता का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है तथा शैली अत्यंत यथार्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण है। अब देखते हैं सेवा सदन की भाषागत विशेषताएं। तो सबसे पहली भाषागत विशेषता है यह भाषा सरल एवं खड़ी बोली का यूज करते हैं। सेवा सदन की भाषा सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली भाषा है। प्रेमचंद ने कठिन और जटिल शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे सामान्य पाठक भी उपन्यास को आसानी से समझ सकता है और भाषा में स्वाभाविकता और प्रवाह है। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद की भाषा पर उर्दू का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अनेक उर्दू फारसी शब्दों का सहज रूप से प्रयोग किया है, जैसे इज्जत, इंसाफ, अदालत, गरीब, मजदूर, तकलीफ आदि। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा अधिक जीवंत और प्रभावशाली बन गई है। इसके बाद उन्होंने अपने उपन्यास में तत्सम शब्दों का संतुलित प्रयोग भी किया है। जहां साहित्यिक गरिमा और गंभीरता की आवश्यकता होती है, वहां प्रेमचंद संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे समाज, धर्म, न्याय, प्रतिष्ठा, कर्तव्य आदि। इससे भाषा में गंभीरता आती है और सौंदर्य का समावेश होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। यानी उन्होंने क्या किया, अपने जो है उपन्यास में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। उपन्यास में अनेक मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसके कारण भाषा अधिक रोचक, प्रभावशाली और स्वाभाविक बन जाती है। पात्रों की बातचीत में लोक जीवन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद है आंचलिकता का समावेश। उनके उपन्यास में आंचलिकता भी देखने को मिलती है। प्रेमचंद ने बनारस के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय शब्दों और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इससे कथा अधिक यथार्थपूर्ण और सजीव बन जाती है। ठीक है, इसके बाद है सेवा सदन की शैलीगत विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली शैली है यथार्थवादी शैली। सेवा सदन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी यथार्थवादी शैली है। प्रेमचंद ने समाज की वास्तविक समस्याओं को बिना किसी आडंबर के चित्रण किया है। उन्होंने स्त्री की पीड़ा, दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी शैली है संवादात्मक शैली। उपन्यास के संवाद छोटे, सरल और स्वाभाविक हैं।
प्रत्येक पात्र अपनी सामाजिक स्थिति, शिक्षा और मानसिकता के अनुसार बोलता है। संवाद कथा को गति देने के साथ साथ पात्रों के चरित्र चित्रण को भी स्पष्ट करते हैं। इसके बाद आपकी अगली शैली है मनोवैज्ञानिक शैली। तो प्रेमचंद ने कथा नायिका सुमन के मन में उठने वाले भावों, संघर्षों और मानसिक द्वंद्व का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। उसके जीवन के विभिन्न चरणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उपन्यास को गहराई प्रदान करता है। इसके बाद अगली शैली है वर्णनात्मक शैली। तो उपन्यास में स्थानों, परिस्थितियों और सामाजिक वातावरण का विस्तृत एवं सजीव वर्णन मिलता है। बनारस का परिवेश, समाज की स्थिति, पात्रों का जीवन इस प्रकार चित्रित किया गया है कि पाठक स्वयं को उसी वातावरण में अनुभव करता है। इसके बाद अगली शैली है व्यंग्यात्मक शैली। प्रेमचंद ने समाज की कुरीतियों और पाखंड पर हल्के व्यंग को भी प्रयोग किया है। यह व्यंग समाज की कमजोरियों को उजागर करता है और पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद आपकी लास्ट और अंतिम शैली है उद्देश्यपूर्ण शैली। तो सेवा सदन केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि समाज सुधार का संदेश देने के उद्देश्य से रचा गया है। लेखक ने स्त्रियों की दशा सुधारने और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की प्रेरणा दी है। इसलिए इसकी शैली में सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उपसंहार लिखेंगे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सेवा सदन की भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है और जन सामान्य के निकट है। इसमें उर्दू, फारसी, संस्कृत शब्दों का संतुलित प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। इसकी यथार्थवादी, संवादात्मक, मनोवैज्ञानिक, वर्णात्मक और उद्देश्यपूर्ण शैली उपन्यास को हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर बनाती है। प्रेमचंद ने अपनी भाषा और शैली के माध्यम से न केवल एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति प्रस्तुत की है, बल्कि समाज को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। इसी कारण सेवा सदन आज भी हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य निबंध की शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो साहित्य का उद्देश्य निबंध है उसकी शैलीगत विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य का उद्देश्य निबंध हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विचारात्मक निबंध है। यह मूल रूप से 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में दिए गए उनके अध्यक्षीय भाषण का लिखित रूप है। इस कारण इसकी शैली में भाषण की प्रभावशीलता, विचारों की गंभीरता और भाषा की सरलता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने इस निबंध के माध्यम से साहित्य के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट किया है और समाज में साहित्य की भूमिका को रेखांकित किया है। इसकी प्रमुख शैलीगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली विशेषता है इसकी भाषण शैली। यह निबंध मूल रूप से एक अध्यक्षीय भाषण है, इसलिए इसमें भाषण शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो है प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में जो भाषण दिया था उसी का लिखित रूप ये है। ठीक है। तो प्रेमचंद ने कई स्थानों पर सज्जनों जैसे संबोधन का प्रयोग करके श्रोताओं से सीधा संवाद स्थापित किया है। उनकी भाषा में आत्मीयता, प्रभाव और प्रभावशीलता देखने को मिलती है, जिससे पाठक स्वयं को लेखक के निकट अनुभव करता है। यह शैली निबंध को रोचक और प्रेरणादायक बनाती है। इसके बाद अगली शैली है विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली। तो इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विचार प्रधान शैली है। प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य, उसकी उपयोगिता, सौंदर्य बोध और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया है। उन्होंने तर्क और उदाहरणों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट किया है। प्रत्येक विचार का क्रमबद्ध विश्लेषण निबंध को गंभीर और प्रभावशाली बनाता है। इसके बाद है सरल, सहज और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद ने इस निबंध में कठिन और संस्कृत निष्ठ भाषा के स्थान पर सरल एवं सहज हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा आम पाठकों के लिए आसानी से समझ में आने वाली है। छोटे छोटे वाक्य, स्पष्ट अभिव्यक्ति और स्वाभाविक शब्दावली के कारण यह निबंध अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। भाषा की सरलता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद है ओजपूर्ण एवं प्रेरणात्मक शैली। तो निबंध की भाषा में उत्साह, ऊर्जा और प्रेरणा का भाव दिखाई देता है।
प्रेमचंद साहित्यकारों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं, उन्हें जनहित में साहित्य रचने की प्रेरणा देते हैं। उनके शब्दों में ऐसा ओज है जो पाठकों और साहित्यकारों को नई दिशा प्रदान करता है। यानी उनकी भाषा में क्या है, उनकी भाषा में उत्साह, ऊर्जा और प्रेरणा देखने को मिलती है जो अन्य साहित्यकारों को प्रेरित करती है। ठीक है। इसके बाद है व्यंग्यात्मक शैली। तो प्रेमचंद ने अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए कई स्थानों पर व्यंग का भी सहारा लिया है। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की केवल श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति तथा दरबारी साहित्य की आलोचना चुटीले और प्रभावशाली व्यंग के माध्यम से की है। उनका व्यंग कटु नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने वाला है। इसके बाद प्रतीकात्मक और दृष्टांतों का प्रयोग। अपनी बात को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेमचंद ने दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग किया है। उन्होंने सरल प्रतीकों के माध्यम से साहित्य की उपयोगिता और उसके महत्व को समझाया है। इससे पाठकों को उनके विचारों को समझने में आसानी होती है और निबंध अधिक रोचक बन जाता है। यानी उन्होंने क्या किया, वर्तमान में जो भी समस्याएं चल रही है उनको लेकर उन्होंने वहां पर जो है भाषण दिया था और वही जाके आगे चल के निबंध बन गया। ठीक है। इसके बाद है तार्किकता और क्रमबद्ध प्रस्तुति। तो निबंध में विचारों का क्रम अत्यंत व्यवस्थित है। प्रेमचंद पहले साहित्य की परिभाषा देते हैं, फिर उसके उद्देश्य पर चर्चा करते हैं और अंत में साहित्यकार के दायित्व को स्पष्ट करते हैं। इस क्रमबद्ध प्रस्तुति से पाठक बिना किसी कठिनाई के पूरे विषय को समझ सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष या फिर उपसंहार लिखेंगे। ठीक है। तो अंततः कहा जा सकता है कि साहित्य का उद्देश्य निबंध की शैली अत्यंत प्रभावशाली, विचार प्रधान, ओजस्वी, व्यंग्यात्मक और सरल है। भाषण शैली, तार्किक विश्लेषण, सहज भाषा, प्रेरणात्मक अभिव्यक्ति तथा प्रतीकात्मक उदाहरणों के कारण यह निबंध हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। प्रेमचंद ने अपनी शैली के माध्यम से यह सिद्ध किया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक बनाने और मानवता का विकास करने और जीवन को सही दिशा देने का सशक्त माध्यम है। यहाँ पर हमने ये प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की भाषा की विशेषताओं पर उदाहरण सहित विचार कीजिए। यानी ईदगाह जो कहानी है उसकी भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक छोटे बच्चे हामिद और उसकी दादी अमीना के प्रेम, त्याग और संवेदनाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा है। प्रेमचंद ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे हर आयु का पाठक पढ़ सकता है और आसानी से समझ सकता है। भाषा कहानी के भावों को जीवंत बना देती है और पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो यहाँ पर देखते हैं विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता है सरल और सहज भाषा। तो ईदगाह की भाषा बहुत सरल और सामान्य बोलचाल की है। इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया गया है। यही कारण है कि यह कहानी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। ठीक है। उदाहरण के लिए हामिद और उसके दोस्तों के बीच होने वाली बातचीत बहुत सामान्य और स्वाभाविक लगती है। उनके संवाद ऐसे हैं जैसे आसपास के बच्चे आपस में बातें करते हैं। इसके बाद है बोलचाल की भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। कहानी में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा का उपयोग किया गया है। इससे कहानी वास्तविक और जीवंत प्रतीत होती है। पाठक को लगता है कि घटनाएं उसके सामने ही घट रही हैं। उदाहरण के लिए मेले में बच्चों की बातचीत, खिलौने और मिठाइयों को देखकर उनकी प्रतिक्रियाएं तथा दादी और हामिद के संवाद की पूरी तरह बोलचाल की भाषा में ही है। ठीक है। इसके बाद है भावपूर्ण और संवेदनशील भाषा। प्रेमचंद ने भाषा के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना पाठकों के मन को भावुक कर देता है। उदाहरण के लिए जब हामिद मिठाई या खिलौने न खरीद कर चिमटा खरीदता है ताकि उसकी दादी के हाथ ना जले, तब भाषा में करुणा देखने को मिलती है, प्रेम और त्याग का भाव देखने को मिलता है। इसके बाद चित्रात्मक भाषा। तो कहानी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनसे दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं। लेखक ने मेले, गांव और ईद की खुशियों का सुंदर चित्र खींचा है।
ईदगाह जाने वाले लोगों की भीड़, रंग बिरंगे कपड़े, दुकानों की सजावट और बच्चों की खुशी का वर्णन इतना सुंदर है कि पाठक उस वातावरण की कल्पना आसानी से कर सकता है। ठीक है। संवाद शैली की प्रभावशीलता। कहानी में संवाद छोटे छोटे हैं, रोचक हैं और स्वाभाविक हैं। ये पात्रों के स्वभाव, मनोस्थिति को स्पष्ट करते हैं। संवादों के कारण कहानी में गति बनी रहती है और पाठकों की रुचि बढ़ती है। हामिद और उसके मित्र जब खिलौने और चिमटे की उपयोगिता पर चर्चा करते हैं, तब उनके संवाद उनकी सोच और मासूमियत को उजागर करते हैं। ठीक है। इसके बाद है उर्दू और हिंदी शब्दों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी में हिंदी के साथ साथ उर्दू के सामान्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इससे भाषा अधिक स्वाभाविक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बन गई है। जैसे ईद, नमाज, रोजा, दुआ, मेले आदि शब्द कहानी के वातावरण को वास्तविक बनाते हैं और मुस्लिम समाज की संस्कृति को सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। भाषा को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए लेखक ने स्थान स्थान पर मुहावरे और लोक प्रचलित अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया है। इससे भाषा में प्रभा और जीवंतता आती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। तो पात्रों की बातचीत में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो सामान्य जनजीवन की भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहानी को अधिक स्वाभाविक बनाते हैं। इसके बाद है पात्रानुकूल भाषा, यानी जैसा पात्र उसी तरह उसकी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कहानी के प्रत्येक पात्र की भाषा उसके स्वभाव, आयु और सामाजिक स्थिति के अनुसार है। बच्चे बच्चों जैसी भाषा बोलते हैं और बड़े अपनी समझ के अनुसार बोलते हैं। उदाहरण के लिए हामिद की मासूम बातें उसकी बाल सुलभ वृद्धि को दर्शाती है, जबकि अमीना की भाषा में चिंता, ममता और अनुभव झलकता है। इसके बाद है प्रभावशाली और प्रेरणादायक शैली। कहानी की भाषा केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि पाठकों को नैतिक शिक्षा भी देती है। हामिद के त्याग और समझदारी को भाषा ने अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। चिमटा खरीदने की घटना पाठकों को सिखाती है कि सच्चा प्रेम दूसरों की खुशी और सुविधा का ध्यान रखने में है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उपसंहार लिखेंगे। तो ईदगाह कहानी की भाषा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसकी सरलता, सहजता, बोलचाल की शैली, भावपूर्ण अभिव्यक्ति, चित्रात्मक वर्णन, प्रभावशाली संवाद, हिंदी उर्दू शब्दों का संतुलित प्रयोग तथा पात्रानुकूल भाषा इसे अत्यंत लोकप्रिय बनाते हैं। प्रेमचंद ने अपनी भाषा के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, त्याग और करुणा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि यह कहानी आज भी पाठकों के हृदय में विशेष स्थान रखती है और हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। यहाँ पर हमने पेपर कोड BHDE 143 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा।